हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बताइए भाई, काउंटिंग कैसे होगी यार? है काउंटिंग में उलझ तो नहीं रहे थे? उलझने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिखा के जाऊंगा, इससे पहले नहीं चलेंगे हम आगे। क्योंकि देखो, ये चीजें बेसिक बातें हैं, ये तो आनी चाहिए आदमी पे। हाँ बताइए। काउंटिंग परेशान तो नहीं कर रही है? मैंने परेशान जगह पहुंचाया ही नहीं है अभी आपको। परेशानी तो वो थर्ड राउंडिंग में होगी, सेकंड राउंडिंग तक कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि वो जो 10 वोट हैं, उन्होंने किसी को अगर फर्स्ट प्रीफरेंस दी है 10 लोगों ने, तो सेकंड भी किसी को दी होगी। उन 10 ने थर्ड भी किसी को दी होगी, फोर्थ भी दी होगी, क्योंकि कैंडिडेट कितने थे? फोर्थ। तो चलिए वहीं चल रहे हैं। फिर बना लेते हैं वही ए, बी, सी और डी। तो ए को कितने वोट मिले थे? 40। बी को कितने मिले थे? 30। आउट ऑफ कितने हैं? 100, है नहीं? हमने 100 मान के चल रहे थे ना। सी को मिले थे 20 और डी को मिले थे 10। यही बात तो स्टार्ट थी अपनी। अब जो फर्स्ट राउंडिंग थी, उसमें क्या हुआ कि किसी को भी वो रिजल्ट नहीं मिला। कितना मिलना चाहिए? इसके बिना हम उसे विनर नहीं बना सकते। या बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है। तो इसलिए हमें कितने, कम से कम कितने चाहिए? 51 चाहिए आउट ऑफ 100 में से। तो मतलब जितनी भी वोटिंग होगी उसका इतने परसेंट चाहिए। अब क्या है कि फर्स्ट राउंडिंग में कोई जीता ही नहीं, कोई विनर नहीं हुआ, क्योंकि किसी के पास इतने वोट आए नहीं, 51 नहीं आए। चलिए, जब सेकंड राउंड में पहुंचे तो मैंने आपको ये बात बता दी थी कि ये जो 10 वोट्स हैं, यानी कि जो डी है, इसे हमने बाय बाय कर दी थी कि भाई आप चलो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, फर्स्ट राउंडिंग में जिसे कम वोट मिलेंगे उसे बाहर कर देंगे, ऐसे मानेंगे अब आप, है नहीं? जिसे भी कम वोट मिलेंगे। अब ये जो 10 वोट हैं, इन 10 लोगों ने ए को किस पर रखा, डी को किस पर रखा था? ए फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा था, नहीं रखा था? है नहीं? ये बात तो नो डाउट होगी। तो इन 10 लोगों ने किसी और को भी प्रेफरेंस दी होगी, दी होगी नहीं दी होगी? बिल्कुल दी होगी। क्योंकि एक आदमी को 4 प्रेफरेंस देनी थी, वोट एक ही है। एक आदमी को कितनी प्रेफरेंस देनी है? 4। तो इन लोगों ने इन्हें किसी को दी होगी वोट। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या हुआ कि अगर ये 10 लोगों ने अगर सेकंड प्रेफरेंस दी होगी, अब सेकंड राउंड में आ गए भाई, सेकंड राउंड में चल रहे हैं। तो इन जो 10 लोग हैं, इन्होंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस किसे किसे दी होगी? या तो ए को दी होगी, बी को दी होगी, या सी को दी होगी। इन 10 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे हम। इन 10 लोगों क्या देखेंगे? सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। तो इन 10 में से किसी ने ए को सेकंड पे रखा हो, एक आदमी ने ए को सेकंड पे रखा हो। 7 आदमियों ने बी को सेकंड पे रखा हो। 2 आदमियों ने सी को सेकंड पे रखा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बस यही मैं आपको समझा रहा हूं, यही मैं बात बता रहा हूं कि जो सेकंड प्रेफरेंस है इन 10 लोगों की, वो क्या हो सकती है? एक आदमी ने ए को सेकंड पे रखा इन 10 में से, 7 आदमियों ने बी को सेकंड पे रखा, और 2 आदमियों ने सी को सेकंड पे रखा। हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। बस तो सेकंड राउंडिंग के कितने हो गए? ए के पास कितने वोट हुए? 40 + 1। बी के पास कितने हुए?
30 + 7 हो गए, इनके अकाउंटों में जोड़ दिए ये वोट हमने। और सी के पास कितने हुए? 20 + 2, यानी कि ये 41 हुए, ये 37 हुए और ये 22 हुए। संकट ये है कि रिजल्ट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, सेकंड राउंड भी एंड हो गया। कब तक नहीं जिता पाएंगे? जब तक 51 नहीं आ जाएगा। तो अब हम कहाँ जाएंगे? थर्ड राउंडिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जब हम थर्ड राउंडिंग में जाएंगे तो देखिए नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस देखते रहेंगे हम हर बार, और राउंडिंग चलता रहेगा। यानी कि फोर्थ राउंड में जाके या फिफ्थ राउंड में ये काम खत्म हो जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को इतने वोट ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसे मिस्टर हेयर ने फाउंडर है इस सिस्टम के, ठीक। अब एक क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो मैंने आपको बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वो ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है? वोट कैसा है? सिंगल ट्रांसफर होकर कहाँ जा रहा है? कभी बी को जा रहा है, कभी सी को जा रहा है। दैट कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दो सिस्टम पढ़ाए थे मैंने आपको। एक तो लिस्ट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम हम वहां ले सकते हैं जहाँ एक से अधिक वैकेंसी हो। लिस्ट सिस्टम कहाँ रख सकते हैं हम? जहाँ एक से अधिक वैकेंसी हो, और यहाँ वैकेंसी कितनी है प्रेसिडेंट की? एक। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लेना पड़ेगा। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? ये बात आपको दिमाग में रखनी, ठीक। सेकंड राउंडिंग में भी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। अब संभावनाएं क्या है देखिए, वो आगे देखते हैं। तो क्या मैं थोड़ा सा आगे चलूं? थर्ड राउंडिंग में पहुंचे, अपने ये सेट रिसेट रखो, राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने? हैं? सारी चीज़ें राइट डाउन है, बस दिमाग सेट रखना है इसमें, है नहीं? तो मैं थर्ड राउंडिंग की तरफ चल रहा हूँ। अब जब हम थर्ड राउंडिंग में आते हैं तो हम क्या देखते हैं? थर्ड राउंडिंग में हम देखते हैं ए के पास जो वोट है कितना है? 41 है। बी के पास क्या है? 37 है। और सी के पास क्या है? 22 है। यही तो है। जब हम थर्ड राउंडिंग में जाते हैं तो हम यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ सबसे कम वोट किसे मिला है? किसके पास है? सी के पास। इनसे कहेंगे बेटा ऐसा है, नेक्स्ट मिलते हैं। हर राउंड में क्या करेंगे हम? सबसे कम वोट वाले को बाहर करेंगे हर राउंड में। तो अब ये जो सी के वोट है, ये 20 + 2 लिख दे, कोई इशू थोड़ी है। हाँ भाई, 20 + 2 लिख दे तो कितना हो गया? 22 हो गया। अब सी के ये 20 वोट जो फर्स्ट प्रीफरेंस के नहीं है, शुरू से भी इस लोगों ने फर्स्ट प्रीफरेंस पे सी को रखा है। और ये कैसे वोट है उसके? सेकंड प्रीफरेंस के। दो लोगों ने उसे सेकंड पे रखा था, सी को। 20 लोगों ने फर्स्ट पे रखा था, 2 लोगों ने सेकंड पे रखा था। कोई टेंशन? तो ये जो 20 लोग हैं, इनकी फर्स्ट प्रीफरेंस सी थी। तो इन 20 लोगों की थर्ड प्रीफरेंस में वो सेकंड प्रीफरेंस भी तो होगी कोई। तो सेकंड प्रीफरेंस में ये कितने लोगों को रख सकते हैं? ए को रख सकते हैं, बी को रख सकते हैं और डी को रख सकते हैं। अभी आप यहाँ बस यही एक टेक्निकल पॉइंट आएगा। अब आप कहोगे डी तो सर पहले राउंड से हमने बाहर कर दिया। मैं और स्लो हो जाता हूँ, मैं और स्लो हो जाता हूँ। एक एक बात आपको समझनी है, ठीक। सी के पास फर्स्ट प्रीफरेंस के कितने वोट थे? 20, नो डाउट, कोई डाउट तो नहीं है। सेकंड प्रीफरेंस में उसे 2 लोगों ने वोट रखे। तो इन 20 लोगों ने जो फर्स्ट पे सी को रखा था, तो इन 20 लोगों ने सेकंड पे भी किसी को रखा होगा, रखा होगा। तो कौन कौन हो सकते हैं उसमें? ए बी डी। कोई टेंशन तो नहीं हो रही है भाई? देखो, जब मैं आपके चेहरे देखता हूं तो मुझे लगता है उड़ रहे हैं। तो अभी आप इस बात की टेंशन ना लें।
अगर आप ये सीख गए ना तो फिर मुझे तो लगता नहीं कि आप कभी भूल पाओगे। एक बार रिवाइज कर लेना रूम घर जाके तो आप कभी नहीं भूलोगे फिर से। देखिए बात बिल्कुल सही है, आपके दिमाग में आ गई है बात, क्योंकि 20 बोर्ड सी के कौन से थे? फर्स्ट के थे, है नहीं? तो इन 20 लोगों ने सेकंड पे किसी को रखा होगा नहीं, क्योंकि बोर्ड तो सबको ही देने थे मुझे। रखा होगा नहीं रखा होगा? तो इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस में किसे रखा होगा? ए, बी या डी को। आइए अभी टाइम लगेगा, है नहीं? इधर बैठी प्लीज, सामने बैठी मेरे। अभी टाइम लगेगा भाई, सुबह को 7 बजे जगना। 7 बजे जगते हो पहले ही? एक दिक्कत भी है, सुबह सुबह मॉर्निंग में काम बहुत हो जाते हैं, है नहीं? कोई बात नहीं है, इसका ही नाम संघर्ष है नहीं? यही कामयाबी देता है आदमी को। लगे रहिए बस ईमानदारी के साथ। देखिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, मेरा मतलब मानना है सिविल सर्विस में आके ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी ईमानदारी है, आपके अंदर डेडिकेशन है अपने काम के लिए, तो आप अगर जब कब कामयाब हो जाते हो तो फिर आप ये उम्मीद रखते हो सारे लोगों से वहाँ कि वो सब ईमानदार हो। तो एक करप्शन का जो सीन है ना, वो थोड़ा सा कम लेवल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा नया ऑफिसर जब भी आता है ना, वो बड़ी तोड़ फोड़ मचाता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या, क्यों? उसके दिमाग में रहता है कि यार ये सब कुछ मैंने पढ़ाई नहीं है, सब मैंने इसलिए पढ़ाई करी है कि मैं यह करप्शन करूँगा, क्या लोगों को परेशान करूँ। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू बोर्ड में आपको मार्क्स 2 जगह कभी नहीं मिलेंगे। जैसे इमोशनल होना, इमोशन होना भी अपने आप में एक नेगेटिव सेंस पॉइंट है। एग्जाम्पल मान लीजिए आप DYSP बन गए, किसी क्रिमिनल को पकड़ने गए, उसकी बीबी ने आपके हाथ पैर पकड़ लिए, अरे सर हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, छोड़ के चले आओगे? नहीं, क्योंकि कानून नहीं कहता। बात रही तेरे बच्चों को स्कूल भेजेंगे, मिड डे मील मिलेगा, तेरे को नरेगा में जॉब मिलेगी, कोई टेंशन नहीं, इसे जाने दीजिए, क्रिमिनल है, ये सोसाइटी के लिए खतरा है। तो आप इमोशनल नहीं हो सकते। कभी आपने यार ये तो वाकई बहुत परेशान है यार, इसे छोड़ देना चाहिए यार, तो ये आपका काम नहीं है, समझ रहे हो? तो इमोशन और करप्शन 2 चीज़ें वहाँ अच्छी नहीं लगती। हाँ भाई, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात। ये 22 वोट मिल गए किसे? सी को, क्योंकि 20 वोट उसे फर्स्ट प्रेफरेंस के थे और 2 वोट उसे कहाँ से मिले? सेकंड प्रेफरेंस के मिले। तो अब सवाल यहाँ से हम थर्ड राउंडिंग में आए हैं, तो सी के पास कितने वोट हैं? इतने। 20 वोट कौन से उसके पास? फर्स्ट प्रेफरेंस के थे। और 2 वोट कैसे थे? उसके सेकंड प्रेफरेंस के थे। तो अब सी को, क्योंकि सी को है सबसे कम वोट मिला, तो सी को हम बाहर निकाल लें, सी को हम बाहर निकाल लें। और सी से ये बात कह रहे हैं कि भाई चल आगे देखते हैं, तो सी के जो 20 वोट है ये फर्स्ट प्रेफरेंस के, फर्स्ट के है नहीं है। तो इन 20 लोगों ने सेकंड भी किसी को करा होगा, तो कौन कौन करे होंगे? ए, बी या डी होंगे, नो डाउट। अब तो डाउट बचा ही नहीं, कई बार बोल चुके हैं इस पे, है नहीं? अब आपका सवाल ये आना चाहिए, क्योंकि यही टेक्निकल पॉइंट है एकमात्र अकेला, कि भाई डी तो आपने पहले राउंड से बाहर कर दिया, ये कहां घूम रहा है यहाँ? ये सवाल आएगा, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो मान लीजिए इन 20 वोटों की सेकंड प्रेफरेंस देखें हम, मान लीजिए इसे मिले 5 वोट, इन 20 में से 5 लोगों ने सेकंड पे किसे रखा? ए को। अब ऐसा समझिए आप, है ना, ट्रूथ लेवल की बात समझाते हैं। 12 लोगों ने रखा बी को सेकंड पे, 3 लोगों ने रखा डी को सेकंड पे। हो गए 20? पहले ये देखो, 20 हो गए? 20 हो गए? हो गए भाई, क्योंकि मैंने कसम खाई थी बी को जिताना है, इसलिए मैं उसके पक्ष में चल रहा हूं, समझ रहे हो नहीं? उसके फेवर में चल रहा हूं, तो उससे कोई
फर्क नहीं पड़ता कि इधर उधर भी करे तो ए को जिता लेते हैं, बी को सी को जिसे कहते हैं आप उसे जिता देते। ठीक, हाँ भाई अभी टेंशन नहीं लेंगे। अब ये दो बोर्ड जो सेकंड प्रीफरेंस के मिले हैं, जो दो लोगों ने सी को सेकंड पे रखा था, जो दो लोगों ने सी को सेकंड पे रखा था, इन दो लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस भी ली होगी किसी को। जो दो लोग थे उन लोगों ने सी को कैसे पे रखा था, सेकंड पे, तो इन दो लोगों ने थर्ड पे भी किसी को रखा होगा, क्योंकि वोट तो हमें 4 डालने थे, प्रेफरेंस तो हमें 4 देनी थी। और ऐसा हो नहीं सकता था किसी को हम प्रेफरेंस ना दें। प्रेफरेंस नहीं देंगे तो वोट कैसा हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इन दो लोगों की जो थर्ड प्रेफरेंस है कौन सी है, थर्ड, तो वहां कौन कौन मिलेंगे, ए या बी बचे होंगे। भाई ये दो लोग बी को, सी को और डी को दे चुके हैं, तो थर्ड प्रेफरेंस की इन्होंने किसे रखी होगी, ए या बी को, और तो कोई नहीं बचा होगा। कंफर्म है ये बात, बिल्कुल सच है कि दो ही लोग बचे थर्ड तक जाके, और फोर्थ में जाके एक ही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, एक ही बचेगा। तो मान लीजिए एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक आदमी ने ए को दे दिया, एक ने बी को रख दिया थर्ड पे, हो गए दोनों पूरे। अब सवाल यह है कि ये डी का क्या करना है, इसका बताओ। अब देखिए ये जो डी है इन 20 लोगों ने डी को रखा सेकंड प्रेफरेंस पे। ठीक, अब जो जो 3 वोट हैं तो इनकी क्या देखेंगे हम, थर्ड प्रेफरेंस, क्योंकि डी को तो वो दे चुके हैं। तो यहां मान लीजिए एक वोट इसे दे दिया, 2 इसे दे दिए। देखो यही सच है इस दुनिया का, खासकर इंडिया का, कि यहाँ ईमानदारी से बहुत काम होता है। इतना अच्छा सिस्टम वर्ल्ड में किसी का नहीं है। अगर आप मेरी तरीके से चलने लगते हैं, या मतलब मैंने आपको कोशिश बहुत करी है यूएसए यूके से भी कंपेयर कराने की, वो करी भी है मैंने, तो आप देखेंगे कि सबसे अच्छा बढ़िया सिस्टम इंडिया का है इलेक्शन का, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। कभी आप सोच रहे हो कि साहब जो फॉरेन है वो बड़े मस्ती में रहते हैं, कोई जो ना, उतना अच्छा कानून, उतना अच्छा सिस्टम किसी का नहीं है जितना ऐसा हमारा है। आप समझिए हमने कितने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे तब, और जब हम कोई सिस्टम लाए थे निकाल कर उनके बीच का रास्ता, अगर हमने फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए हैं ना, तो उसकी तरह नहीं लिए। एग्जाम्पल वहां कहते हैं बिल ऑफ राइट, और बिल ऑफ राइट में अमेंडमेंट करने की पावर नहीं है वहां किसी के पास भी, जो है वो है। और हमने कहा अगर हम बिल ऑफ राइट यूएसए वाला ले लेंगे तो हमारा तो कुछ काम होगा ही नहीं। जो हमने डीपीएसपी लिया है, जो समाज को या किसी को हमें रिजर्वेशन देना है, किसी सोसाइटी को दे नहीं पाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी है, और राइट है तो क्यों, मैं क्यों दूं भाई। तब ऐसा सिस्टम हम लाए, बहुत दिमाग लगाया हम लोगों ने उसमें। हाँ भाई अब तो कोई टेंशन नहीं है आपको। इन 3 लोगों की थर्ड प्रेफरेंस देखी है हमने, क्योंकि डी तो पहले राउंड से बाहर हो गया था, इसलिए डी को कैसे काउंट करें हम। अब ये जो 22 वोट हैं इन्हें काउंट करते हैं, ए को कितने मिले, 5 ये 1 ये, 5 + 1 और +1, ए या बी ऐसे लिख देते है नहीं। कितने हो गए टोटल वोट, ए के पास 7, बी को देखते हैं कितने, एक तो ये रहा, 12 ये रहे, और 2 ये रहे, कितने हो गए 15, टोटल कितने हो गए वोट 22। ये बात भी चेक करनी होती है हमें, ये वोट 22 के 22 पूरे होने चाहिए। ठीक, अब इनके अकाउंटों में जोड़ दिया जाए, कितने जोड़ दें यहाँ 7, और यहाँ कितने जोड़ दें 15, तो कितने हो गए 48, और ये कितने हो गए 52। कौन जीता, अब तो जीत गया ना। क्यों जीत गया,
क्योंकि हमारे पास 100 में से कितने आ गए उसके पास, 52 आ गए। तो अब कौन हो गया प्रेसिडेंट, हमारा बी हो गया। अब मिठाई किसके यहाँ बटेगी, बी के यहाँ। अभी तक जो मिठाई बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, ए के यहाँ। आप पहले पूरी पूरी बात समझ गए। इसे कहते हैं उसकी काउंटिंग, समझे। और आज तक इंडिया में कहीं सेकंड राउंड तक भी नहीं पहुंच पाए हम। सेकंड राउंड पे पहुंचे एक दो बार, बाकी थर्ड राउंड तक नहीं पहुंचे। अब मान लीजिए अभी भी रिजल्ट क्लियर नहीं होता, ऐसा मान लेते हैं थर्ड राउंडिंग में भी रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, फोर्थ राउंड में जाएंगे। तो यहाँ जो सबसे कम वोट जिसे मिलेगा फिर उसे हम बाहर निकालेंगे, और फिर उसके वोटों की हम थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस देखेंगे, और जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। हाँ भाई दोस्तों, कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज बताएं आप। हाँ भाई बेटा, आप लेट हो गए थोड़े से हैं, और हम मिठाइयाँ बांट दी हम लोगों ने। मिठाई बट गई क्योंकि हमने जिता दिया एक आदमी। कौन जीता है भाई, बी को जिता दिया। और हम कल से आपसे कह रहे थे कि हम जिताएंगे जरूर किसी ना किसी को। देखिए 1 मिनट में आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। हैं, प्रेसिडेंट का, अच्छा देखिए नॉमिनेशन ऐसा होता है, प्रेसिडेंशियल एक्ट है एक 1952 का, उसमें कई बार हमने अमेंडमेंट किया है, लेकिन सबसे पहला अमेंडमेंट 52 में बनाया था हमने, फिर 1974 में करा, नहीं 1977 में करा, और फिर 1997 में करा। अब देखिए तीनों चीज़ें बताऊंगा मैं, अभी आपको लिख दिया मैंने। 2 मिनट आप मुझे दे दें, मैं इन्हें एक बार को समझा दूं बात को। मैंने लिख रखी है, ऐसी प्रॉब्लम आके बताया करो, मैं एक साइड में लिख दे करूँ, फिर सॉर्ट आउट करे करेंगे। पढ़ने का तरीका यही है कि आप पढ़ के हो उस सर के ऊपर सीधे पॉकेट में डाल दो सर के, बोले सर ये क्वेश्चन, तो मैं एक साइड में लिख लिया करूँगा, बोले चलो लास्ट में मैं इन्हें आपको सॉर्ट आउट करूँगा। चलिए बेटा, आप कल कहाँ तक थे, हम देख रहे थे कि हमारे पास इतने इतने वोट इन लोगों को मिले थे, सेम लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बदला है, ठीक। तो जब हमने इनके अकाउंटों में लिखे तो ए के पास 41 वोट पहुंचे थे, सेकंड राउंड पे थे आप लोग, है नहीं। बी के पास 37 हो गए थे, और सी के पास 22 हो गए थे। यहाँ तक तो थे, यहाँ तक तो समझ में आई। क्योंकि रिजल्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, 41 भी मिले किसी को, 37 मिले किसी को, 22 मिले, इसलिए रिजल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ क्लियर, कितने वोट चाहिए कम से कम जीतने के लिए, क्यों चाहिए, मिनिमम चाहिए, है नहीं, क्योंकि आउट ऑफ 100 है, तो इसलिए 51 चाहिए। अगर 200 होते तब 100 मिलता नहीं, 101 के चाहिए थे। आप मेरी बात समझ गए नहीं, अगर 100 है तब 51 चाहिए हमें, और अगर 200 होते तो आप मेरी बात समझ लो नहीं, 50% प्लस 1 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से इलेक्शन नहीं करा रहे हैं हम लोग। तब क्या हुआ कि हम जब इसके सेकंड राउंड में, चलिए मैं दोबारा इसे बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा यार, और नहीं ये सुबह ही सुबह आई हैं, है नहीं, हर आदमी। चलिए अभी तक कितने कितने वोट हैं बेटा, ये वोट है, जब ये वोट है तो अभी जीता तो कोई नहीं, ये विनर हुआ, कोई विनर नहीं हुआ। तब हम क्या काम करेंगे, अब हम थर्ड राउंडिंग में जाएंगे।
सेकंड राउंड एंड हो गया हमारा, रिजल्ट हमें फिर नहीं मिला, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? थर्ड राउंड में जाना पड़ेगा। जब हम थर्ड राउंड में गए तो हमने देखा यहाँ सबसे कम वोट किसे मिला बेटा? सी को, है नहीं? जब हम सी को सबसे कम वोट मिला तो सी के वोट अब इस तरीके से लिख दें, कोई इशू थोड़ी है। ये जो 20 वोट है उसके पास कौन से फर्स्ट प्रेफरेंस के थे, 2 वोट कौन से थे उसके पास? सेकंड प्रेफरेंस के थे। कोई डाउट ही नहीं है, है नहीं? तो इन 20 वोटों की क्या देखेंगे हम? सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे या नहीं देखेंगे? ऐसा समझिए आप, सी को के जब वोट काउंट हुए तो 20 लोगों ने उसे फर्स्ट पे रखा। कितने में से? आउट ऑफ 100 में से। ये बात तो यहां तक समझ में आ गई? 20 लोगों ने उसे कहां रखा? फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा। तो इन 20 लोगों ने सेकंड पे भी तो रखा होगा किसी को। 20 लोगों ने सेकंड पे भी रखा होगा, क्योंकि वोट तो ऐसा दिए जाने, प्रेफरेंस तो चारों को देनी है हमें, या नहीं देनी है? प्रेफरेंस कैसे देनी है हमें? चारों को देनी है। तो इन 20 लोगों ने जब सी को फर्स्ट पे रखा तो इन 20 लोगों ने सेकंड पे तो किसी को रखा होगा। तो कौन कौन हो सकते हैं सेकंड वाले? इन 20 लोगों ने सेकंड किसे रखा होगा? ए को रखा होगा, बी को रखा होगा, या डी को रखा होगा। अब सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि भाई डी तो पहले राउंड से आपने बाहर कर दिया, इसे कहां से पकड़ के ला रहे हो बीच में? ये तो हमने पहले ही बाहर कर दिया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इन 20 लोगों ने जब अपनी सेकंड प्रेफरेंस दी होगी तो किसे किसे दी होगी? भाई सी को तो इनने फर्स्ट पर रख दिया इन 20 लोगों ने, तो फिर ए बी डी को भी सेकंड किसी को दिया होगा, नहीं दिया होगा? अब तो डाउट क्लियर हो गया, रखा होगा नहीं रखा होगा? तो मान लीजिए इन 20 लोगों ने सेकंड पे, मान लीजिए 5 लोग ने ए को रखा सेकंड पे, 12 लोगों ने बी को रखा। अब 12 मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने कसम खा रखी कि बी को जिताना है। और 3 लोगों ने डी को रखा। आप पहले मेरी बात समझ गए, अब ऐसा और समझिए एक बार और। मान लीजिए 20 लोग हैं ये वाले जितने बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग कर रहे हैं आप। तो आपको 4 कैंडिडेट है सेम, तो आपको प्रेफरेंस किसे देनी है? सबको देनी है ना, ए बी सी डी सबको देनी है 20 लोगों को। तो आपने 20 फर्स्ट प्रेफरेंस 20 लोगों ने किसे दी? सी को दी। ऐसा समझिए बात, अब क्लियर हो जाएगी बात। दे दिया तो आपने औरों को भी तो रखा होगा, किसी को नहीं, सेकंड भी तो किसी को दी होगी नहीं। अब आप कैसी है सीक्रेट वोटिंग है, तो ये तो आप पूछ के नहीं दे रहे हो भाई हाँ सी को कौन से नंबर पर दे रहे हो भाई साहब। आप वोटिंग कैसी है? सीक्रेट है, किसी को पता नहीं लगना कि मैंने किसे किसे प्रेफरेंस क्या क्या दी है। खुला मतदान तो है नहीं, ओपन तो है नहीं। तो इन 20 लोगों में से 12 लोगों ने बी को रखा सेकंड पे, तो कितने लोग बचे? 8। 12 लोगों ने रखा तो 20 में से 5 लोगों ने रखा ए को सेकंड पे, 3 लोगों ने रखा डी को सेकंड पे। रखेंगे या नहीं रखेंगे? 20 लोग पूरे हो गए, नहीं हो गए? अब ए और बी को भी रखा होगा, ऐसी बात नहीं। ए और बी को क्या रखा होगा वो बात की बात है, लेकिन सेकंड पे 20 लोगों ने किसे रखा? ऐसे ऐसे बी ने 12 लोगों को, बी ने और ए को और डी को रखा। ठीक। अब ये जो सेकंड प्रेफरेंस के सी के वोट थे, यानी कि 2 लोगों ने सी को सेकंड पे रखा था, तो इन 2 लोगों ने किसी को थर्ड पे रखा होगा या नहीं रखा होगा? ऐसे माने आप, इन सी ने 2 लोगों ने सी को रखा सेकंड पे, है नहीं? फर्स्ट पे रखा सी को, तो थर्ड पे किसे किसे रखेंगे? सिर्फ 2 ही लोग तो बचे हैं, वो 2 ही तो बचे, ए या बी, ए या बी, और तो कोई बचा ही नहीं। या कोई बचा? सी के बाद भाई डी निकल लिया, सी निकल लिया है, तो बचे क्या अब? ए और बी तो बचे। तो इनकी थर्ड प्रेफरेंस क्या होगी?
यानी कि इनकी थर्ड प्रेफरेंस क्या होगी भाई, ए या बी होगी। तो लोगों ने थर्ड पे किसे रखा होगा, ए या बी को, क्योंकि बी और सी और डी तो हमने निकाल दिए। एक मिनट जरा, है ना, एक कॉल आ रही है। हाँ भाई, मान लीजिए इन दो लोगों ने, ए और बी को, एक ने ए को थर्ड पे रखा, मतलब एक ने इसे रखा, एक ने इसे रख दिया, बात खत्म होगी, दोनों लोग बराबर हो गए। इन दो लोगों ने जो थर्ड प्रेफरेंस दी वो ए या बी को दी, तो एक ने ए को रख दिया होगा थर्ड पे, एक ने बी को रख दिया होगा। ठीक, अब इनकी काउंटिंग करी जाएगी। अब ये जो डी है, सवाल ये है, ये जो डी है दिख रहा है ना आपको, ये जो डी है ये तो पहले राउंड से बाहर हो गया। तो इनके जो तीन, इनकी जो थर्ड प्रेफरेंस होगी वो क्या होगी, ए या बी होगी। एक ने इधर रख दिए, दो ने बी को रख दिया थर्ड पे। अब इनकी जब काउंटिंग करी तो ए के पास एक वोट तो ये मिला, 5 ये मिले, प्लस एक ये मिला, कितने हो गए, 7। बी को जब हमने देखा तो एक तो ये मिला उसे, 12 ये मिले और 2 ये मिले, कितने हो गए, 15 वोट हो गए, 22। ये वोट भी इस तरीके से देखने होते हैं, ये पूरे 22 के 22 हो रहे नहीं हो रहे। ठीक, कितने हो गए भाई, हो गए 22। अब इन्हें इनके अकाउंटों में जोड़ दो, 7 यहाँ जोड़ दो, 15 यहाँ जोड़ दो, तो ये कितने हो गए, 48 हो गए, और ये कितने हो गए, 52 हो गए। हो गया ना, नहीं, कौन हो गया, बी, बी प्रेसिडेंट बन गए। अब आपका सवाल क्या है, आपका सवाल ये है कि सर इनके लिए क्या है, नॉमिनेशन कैसा होता है। देखिए, बड़ी रोचक कहानियां हैं इंडिया में। पहला सवाल तो यही उठा कि भाई आप इसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसा क्यों करा रहे हो, सीधा जनता से कराओ, है नहीं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक तरीके का इलेक्शन नहीं है। इसका इलेक्शन लड़ने की जो आज़ादी है, फ्रीडम है, वो सबके पास होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक, तो अब आप ये बताइए कि यहाँ जो सवाल था वो ये था कि आखिर किसे किसे, तो 1952 में हम हर उस आदमी को प्रेसिडेंट बना सकते थे, 1952, 1977 और 1997, 3 जगह इसमें अमेंडमेंट करा हमने 3 वर्षों में। बात समझिएगा इस बात को, अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो आपको सिर्फ 2 लोग और 2 लोग, यानी कि टोटल 4 लोगों से, आपके जो पेपर है उसे 2 लोगों से जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने के लिए एलिजिबल हों, ऐसे 4 लोगों से साइन कराने थे। 2 आपके प्रपोजल होते, 2 आपको सेकंड करते। ठीक, कितने लोग, 4 लोग। यानी कि इंडिया के अगर आप 4 विधायकों को जानते हो
जो आपके बिहाफ पे साइन कर दें तो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। दो आपको प्रपोज करें, दो आपको सेकंड करें, अनुमोदक और प्रस्तावक। हिंदी में बोलते हैं अनुमोदक और प्रस्तावक। दो प्रस्तावक हो और दो अनुमोदक हो, यानी कि कम से कम 4 आदमियों को आप जानते हो तो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन लड़ने के बाद जो हुआ कि एक नाम सुना होगा आपने, हरिराम। उन्होंने 1977 तक इतने इलेक्शन लड़े और हर इलेक्शन हारा। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है, एक इसकी डिग्निटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डिग्निटी होनी चाहिए। अब ये थोड़ी, अब देखिए जब यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो सब सारे वर्ल्ड की नजरें कहाँ होती है? वहीं होती है। पता नहीं कौन जीतेगा। ट्रंप को कोई नहीं चाहता था, लेकिन ट्रंप फिर दोबारा बन गए। पहली बार में बहुत उल्टे सीधे काम हुए, फिर सेकंड बार में भी लोगों ने बनाया, तो कोई तो बात थी, तो इसलिए सब लोगों का ध्यान जाता है। फिर उसके बाद 77 में हमने एक अमेंडमेंट करा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट में 1952 में, और हमने कहा भाई देखो दो लोग नहीं, अब कितने लोग चाहिए? 10 लोग चाहिए। इसके बावजूद भी लोगों ने बहुत इलेक्शन लड़े। नाइनटीन 77 में हमने कहा कि भैया ये 10 से भी काम नहीं होगा, अब 50 ये चाहिए और 50 ये चाहिए, यानी कि इंडिया के आपको कम से कम 100 लोग जानते हो। क्योंकि 10 में भी आपने एक नाम सुना होगा, धरती पकड़। कहीं अगर आपने पढ़ा हो धरती पकड़, उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है इलेक्शन हारने का, इंडिया के ही थे। गुस्सा उन्हें तब आया जब जिन लोगों ने 10 लोगों ने उन्हें क्या करा, प्रपोज भी करा और सेकंड भी करा, और वोट मिला 0। तो उन्होंने कहा भाई इलेक्शन लड़ने से कोई मतलब नहीं, लोग बस कर ही देते हैं। इसलिए हमने फिर एक अमेंडमेंट 1997 में करा, और हमने वहाँ ये प्रोविजन कर दिया कि कम से कम 50 लोग, और ये 50 अलग अलग होंगे, एक ही नहीं होंगे, 50 अलग अलग लोग होंगे। प्रपोज करने वाले अलग और सेकंड करने वाले अलग। ऐसा ना हो जिनसे प्रपोज कराया उनसे सेकंड करा लिया। तो अब इंडिया में कम से कम कितने 100 लोग चाहिए आपको नॉमिनेशन कराने के लिए, जिनके बिहाफ पर आप इलेक्शन लड़ो, और वो आपके बिहाफ पे वोटिंग करें, या फिर कम से कम साइन तो करें, वोट ना करें तो साइन तो करें। तो 1977 की बात बताएं, नीलम संजीवा रेड्डी जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने, उसके पीछे कारण ये था कि 37 लोग मैदान में थे, और 36 का जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल हो गया था, 0 हो गया था। तो अकेले ही बचे थे, तो फिर इलेक्शन का क्या कराते हम? वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है एक तरह से। क्या नहीं, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? नीलम संजीवा रेड्डी। क्यों है? क्योंकि 37 लोगों ने नॉमिनेशन किया और 36 का कैंसिल हो गया। तो कौन बचे? एक ही तो बचे। तो फिर इलेक्शन कैसे हो जाता? अनअपोज्ड तो हो ही जाता। तो एक तरह से इलेक्शन ही नहीं हुआ था वो। ठीक, अब देखिए इस पे एक एलिगेशन लगता है बेटा कि भाई आप ये बताइए कि आपने ये 50 लोग जो कर रखे हैं, इसका मतलब आप इलेक्शन लड़ने से रोक रहे हो लोगों को। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग का भी अनलॉफुल है ये। ठीक, तो अब आप ये बताइए कि आप इतनी बड़ी पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम आपसे इतनी उम्मीद तो रखेंगे कि कम से कम इंडिया के 100 लोग आपको जानते हो। ठीक, तो इसके पीछे ये कारण था, इसलिए संविधान में वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट में हमने अमेंडमेंट करा, और हमने ये बात उसमें लिखवा दी कि कम से कम 50 लोग। हाँ बिल्कुल, एमपी भी देखिए, मैंने कहा सुनिए, कोई भी, मैंने आपको बताई कि हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो किन किन लोगों से मिलकर बनता है? स्टेट के कौन है इलेक्टेड मेंबरों से। किन से भाई? इलेक्टेड मेंबर, वो विधायक भी हो सकते हैं, विधायक ही है। दूसरी बात, यूटी में मैंने बताया आपको, दिल्ली, पांडिचेरी और जे एंड के हो गया,
याद है आपको? कैसे मेंबर? इलेक्टेड मेंबर। और उसके बाद जो एलएस और आरएस बचा, एलएस का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उसके कोई इलेक्टेड मेंबर, तो इलेक्टेड ही होने चाहिए नॉमिनेटेड, नॉमिनेशंस के अगर कोई हैं तो उनसे भी आप साइन नहीं कराएंगे, वो भी नहीं चलेगा। और बताइए कोई प्रेसिडेंट के इससे इलेक्शन से रिलेटेड हो गया। नॉमिनेशंस कैसे होगा? कम से कम 50 लोग ये होंगे और 50 ये होंगे। कहीं पीटी में आपसे पूछ ले, हो सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, कितने लोगों को। और स्पेशली इसमें अरुणाचल प्रदेश में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहती है, स्टूडेंट भी इतना अवेयर नहीं है। अब आप लगा लो अपनी क्लास में अब 4 हैं, 6-7 थे, ठीक। ऐसा नहीं वो आएंगे, हो सकता है उनके दिमाग में रहा हो कि सैटरडे या शायद क्लास ना हो, मंडे टू फ्राइडे चलती हो, जो भी उनके दिमाग में रहा हो, या फिर सो के ना उठे हो जल्दी से, ऐसा भी हो सकता है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास वोटिंग राइट है, दे सकते हैं। देखते हैं इलेक्शन में, देखा नहीं आपने, कोविड जी आते हैं, आती हैं वोट डाल, वोटिंग राइट सबके पास है। आप अगर एज ए कलेक्टर डीसी भी बन जाते हो तब भी आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि उस पोस्ट की डिग्निटी बनाने के लिए आपके पास वोटिंग राइट हमेशा रहेगा, वोटिंग राइट रहेगा आपके पास, वोटिंग राइट नहीं छीना जाएगा आपका। और बताओ इससे रिलेटेड जितनी भी बातें अब तक आपके दिमाग में कोई क्वेरी आई हो तो मुझे पूछें, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ाना अपने आप में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया कसकर, या नहीं हुआ? अच्छा, आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसा करने लगे थे, बोले यार ये हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें आपको बेटा जाननी बहुत ज़रूरी थी। अब आपसे कोई इलेक्शन पूछने लगे प्रेसिडेंट के, काउंटिंग कैसे होगी, तब आप क्या कहोगे? देखो ऐसे होगी काउंटिंग, है नहीं? उसे बहुत देर तक आपको समझाना पड़ेगा, फिर आप कहोगे यार दिमाग ख़राब हो रहे हो। तो अगर दिमाग ख़राब है तो सही थोड़ा सा, लेकिन अब हम आपसे तो ये उम्मीद रखें एसएससी के बच्चे से या एसएसबी के बच्चे से थोड़ी उम्मीद रखी जाएगी, ये उससे रखें उम्मीद, हम नहीं रखें भाई। इंटरव्यू बोर्ड भी आपसे तो उम्मीद रखेगा ही ना, क्या क्या बताइए काउंटिंग कैसे होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, तो आप बताएंगे ना, एक ही वोट तो ट्रांसफर होता होता कहाँ ले आए हम उसे, इसे कहा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो चीज़ें आज आके यहाँ आके आपको एंड हुई हैं, तो अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे बताएं, अन्य फिर मैं आगे थोड़ा सा लेके चलना चाहता हूँ। कोई बात अगर यहाँ तक समझ में नहीं आई है, जिस दिन से मैं क्लास ले रहा हूँ उस दिन से आज तक, अब जो क्लासें होंगी वो आगे को इंटरेस्टिंग होंगी, आपको बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि ये चीज़ें सिखाना मेरी ज़रूरी है, आपको मजबूरी है मेरी, क्योंकि फिर दिल्ली से यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था आपके बीच में, कि अगर मैं वही पढ़ाता जो लोग पढ़ा रहे थे, सारी चीज़ों की अगर आपको बेसिक नॉलेज ना हो तो फिर क्या मतलब। वैसे तो बुक्स में नोट्स में भी लिखा हुआ है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लिखा हुआ है वहाँ, अब है क्या वो तो यहाँ पता लग रहा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ी हो कोई बुक्स तो पढ़िए कोई सी बुक किसी ने जाके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, तो वहाँ इतना ही लिखा हुआ है। अब पता लगा ये क्या होता है, काउंटिंग कैसे होती है। काउंटिंग में आपको बता दिया कैसे होगी, राउंडिंग में होगी। अब राउंड कितने राउंड में होगी ये किसी ने नहीं बताया। चलिए, है कोई क्वेश्चन? क्यों भी दोस्तों। अच्छा ये बताओ, पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट आने लगा नहीं आया अभी? अभी बोले सर अभी तक तो ऐसा लग रहा था जिन्हें कहाँ बैठे हैं क्लास में जाके, ऐसा तो नहीं मार्स प्लेनेट पे आ गए हों, ऐसा तो नहीं लगा था? क्यों, मंगल ग्रह पे तो नहीं आ गए थे? ऐसा कभी कभी थोड़ा बहुत लगा होगा आप लोगों को, है नहीं? अब तो नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब तो आप समझ लेंगे। अब आप मैंने जो बेसिक बातें थी वो आपको बता दी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा काम और बाकी बचा है, लेकिन मैं आज उसमें उलझाऊंगा नहीं आपको, है नहीं? ऐसा काम बचा है जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, लेकिन
आज नहीं करूँगा मैं आपको। अब इसकी अगर हम पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहाँ अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब क्लासें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो हम जब पावर की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, ये बातें हमें देखनी है। पहली पावर है एग्जीक्यूटिव्स। कौन सी है? एग्जीक्यूटिव्स। सेकंड पावर है लेजिस्लेटिव। थर्ड पावर है जुडिशरी। सबका मतलब मिलेगा आपको, अब टेंशन ना लो। फोर्थ पावर है उसके पास डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक, ठीक। एक पावर है उसके पास डिफेंस। एक पावर है उसके पास, बना लीजिए बना लीजिए, इस पे ही काम करना है, फिर ये पता रहेगा आपको। एक पावर है उसके पास बजटिंग, ठीक, बजटिंग। बजट, अब एक एक एग्जाम्पल से मैं चारों को समझाऊंगा, फिर अपना हेडिंग डाल लेंगे कौन सा, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक। सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा आपको। तब हम आगे चलेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अब कोई टेंशन हुई नहीं, टेंशन वाली बात भी नहीं थी इस टाइम कोई, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जीक्यूटिव को से बात करते हैं, तो एक एक एग्जांपल दूंगा, फिर अपना एग्जीक्यूटिव डालेंगे, फिर बताऊंगा एग्जीक्यूटिव कौन कौन से काम है। ये आपको पता होना चाहिए नहीं कैसे है। देखिए एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो ये क्या काम कहता है कि काम करेगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि रूट लेवल पे काम करना। अब मान लीजिए यूपीएससी है, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें 10 आईपीएस चाहिए। बड़े रूट लेवल से मैं इसलिए समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल दूंगा, फिर इसका एक दूंगा, फिर इसका दिया जाएगा, इसका सबका दिया जाएगा, फिर अपना एग्जीक्यूटिव डालेंगे तो आपका दिमाग सेट रहेगा, पता रहेगा क्या है। कितने चाहिए भाई? 10 आईपीएस चाहिए, मतलब ज़्यादा भी चाहिए कम चाहिए इसका कोई मतलब नहीं, आप समझ लीजिए इस बात को। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद वो कुछ कहता ही नहीं। उसके बाद तो मैंने बताया कि ऐसा होगा, कैसे उसका इलेक्शन होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 ये बात कहता है, अब आप इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, कि भारत की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, इंडिया की ऑल एग्जीक्यूटिव पावर बेस्ड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति अपने आप यानी कि सेल्फ करें या अपने सबॉर्डिनेटों से कराएं, ये लिखा हुआ है। अब आप पढ़ेंगे जाके, आज आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको आर्टिकल 53, क्योंकि 52 और 53 तो मैंने छोड़ा था, याद है आपको? 54 से स्टार्ट करा मैंने, ये बात तो आपके दिमाग में सेट है नहीं? 53 क्या कहता है, क्यों छोड़ा था मैंने? क्योंकि मुझे यहाँ आकर लेकर दिखाना था वो आपको।
मैंने कहा आर्टिकल भी सारे पढ़ने हैं, और वो वहीं पढ़ रहे हैं जहां उनकी जरूरत है। ऐसा नहीं 1 2 3 और तरह की 95 तक और तरह की पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे हम। क्या यही काम है क्या? अभी हमने ज्योग्राफी भी तो पढ़नी है, अभी हमें साइंस भी तो पढ़नी है, अभी हमें हिस्ट्री भी तो पढ़नी है, अभी हमें इकोनॉमिक्स भी तो पढ़ना है। तो हो गया काम भाई। तब जहां जिसकी जरूरत है वो आपके पास यहाँ रहेगा, आपको याद रहेगा वो। 53 क्या कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इंक्लूड इन प्रेसिडेंट, वो सेल्फ करें या अपने सबॉर्डिनेटों से कराएं। अब आप मेरी बात समझिए, मैंने इनकी क्वालिफिकेशन बताई आपको, मैंने इतना सा बताया कि 35 की एज का हो और इंडियन सिटीजन हो, बस। क्या मैंने कहा कि वो MBA करके आए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थी इनकी किसी की? MP बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सरपंच बनने के लिए, गांव का पंचायत का जो मेंबर होता है वो होता है, क्या उसका कुछ जरूरी है कि वो इतना पढ़ा लिखा हो तभी हम उसे बनाएंगे? अब राष्ट्रपति जी बन गए ऐसे आदमी जिसने कोई उस तरह की नॉलेज नहीं थी। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है ये लोग, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी में ये चीजें शामिल नहीं है। आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं? आप जब टीचर बनाया जाता है तो आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए? बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री चाहिए नहीं चाहिए टीचर बनने के लिए? बेटा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। उतनी नॉलेज उस टीचर को नहीं जितनी आपको है, लेकिन आप एलिजिबल नहीं है टीचर बनने के। आपको जितनी नॉलेज है उतनी उस टीचर को नहीं है जो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है या कॉलेज में पढ़ा रहा है। क्यों? उसके पास वो डिग्री है, ये एक एसेंशियल डिग्री है। इनिशियली ये मामला क्या है कि वो उसके पास क्या होना चाहिए? बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। क्या किसी नेता बनने के लिए कोई ऐसी डिग्री है? इसका मतलब ये नहीं वो पढ़े हुए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वेल मेंटेन्ड पढ़े हुए हैं, लेकिन कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नहीं है कि ये चाहिए ही चाहिए। जैसे कि टीचर बनने के लिए क्या चाहिए आपको? बीएड है ना आपके यहाँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन है टीचर बनने के लिए, इसके बिना तो नहीं बनेंगे आप। वहां ऐसा नहीं है। अब सारे काम कैसा काम है भाई? इतने बड़े क्राउड में से पहले पीटी कराएगा यूपीएससी, फिर मेंस कराएगा, हाँ कहो, फिर इंटरव्यू कराएगा। तो क्या इतनी नॉलेज हमारे प्रेसिडेंट पे हो सकती है? वो एग्जाम कंडक्ट कराए, वो मेंस कराए, फिर वो इंटरव्यू कराए? क्या इतना टाइम है उनके पास? रोड बनना है एक आपके घर तक, कैसा काम है? एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव काम है, नहीं रूट लेवल पे हो रहा है। तो अब प्रेसिडेंट यहाँ आके खड़े हो जाए कि चलो भाई इनके घर तक रोड बनाओ, इतना टाइम है? क्या पीडब्ल्यूडी की जानकारियां हैं उनके पास? कितना वो कंक्रीट लगा रहे हैं, कितना सीमेंट लगा रहे हैं, जानकारी है उनके पास? इसके लिए तो स्पेशलिस्ट चाहिए हमें। टेंशन आपको नहीं, मुझे होनी चाहिए, आप बस बैठे रहें। कैसे काम है ये एग्जीक्यूटिव? तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट करेगा भाई यूपीएससी बनाएगा एक, उसका चेयरमैन एंड मेंबर को अपॉइंट करेगा कि बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं पता आईपीएस कैसे बनता है। अब आप कैसे पीटी कराओगे, मेंस कराओगे या इंटरव्यू लोगे, मुझे नहीं पता, मुझे रिकमेंडेशन भेजो इतने बड़े क्राउड में से कौन आईपीएस बनने लायक है। बात समझिए अब थोड़ी सी देर, मेरी बात समझिए। सारी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की, लेकिन प्रेसिडेंट के पास उतना समय या इतना टेक्निकल माइंड नहीं हो सकता, इसलिए कैसे लोगों को रखेगा? स्पेशलिस्ट लोगों को क्या बनाएगा? यूपीएससी बनाया, उसके चेयरमैन मेंबर को अपॉइंट करा और उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि भाई आप जो हैं 10 आईपीएस ढूंढो, कहां से? इतने बड़े क्राउड में से। कोई टेंशन तो नहीं हो रही? अब नहीं होगी टेंशन, मुझे पता है, मैं जितनी आपको टेंशन देनी थी मैं दे चुका था। अब आपको टेंशन नहीं होगी। काम कैसा है? एग्जीक्यूटिव है,
अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट होंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कैग हो, चाहे वो यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल्स में जितने भी अपॉइंटमेंट हैं उनके चेयरमैन मेंबर को अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। और उन्हें उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी और उनसे कहेंगे इस काम की, जब ये काम हो जाए तो इसकी रिपोर्ट मुझे देना है। कहाँ है भाई मित्रों? गलत आदमी क्लास में आ गए क्या? हैं? गलत आदमी की क्लास में नहीं आए हो, ये बात तय है। अगर ये चीजें क्वालिफाई करनी है तो आप फिर गलत जगह नहीं है। सही बातें अगर आप दिल्ली में सीखने जाओगे तो कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस करने वाला नहीं है। 200-250 बच्चे बैठे, टीचर आता है सीधा, आपकी हिम्मत नहीं कोई क्वेश्चन पूछ लो, या वो आपसे पूछ ले कि बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा कि मैं आप पे नजर रखता हूँ सब पे, हाँ मैं चेहरा देख लेता हूँ ना, इसकी समझ में नहीं आ रही तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ, हाँ भाई बता क्या दिक्कत है। सुबह को 6 बजे उठने की आदत डाल लीजिए। ट्रेनिंग में बहुत दौड़ाते हैं लोग, समझ रहे हो आप हमारी बात? ट्रेनिंग पे बहुत दौड़ाते हैं तो आदत पहले से डाल लीजिए। इसलिए आपने देखा होगा मैं हमेशा 5 मिनट पहले ऑफिस में मिलता हूँ। 7:20 तक मैं 100% आ जाता हूँ, क्योंकि मैं आपका वेट करूँ वो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन आप मेरा वेट करो ये नहीं चलता है। क्योंकि जब गुरु ही अच्छा नहीं है तो फिर कैसे आगे निकलेंगे लोग? तो आप पहले अब हमारी बात समझें। इलेक्शन कैसा है? रूट लेवल पर होता है इलेक्शन। जिम्मेदारी किसकी है? आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट की है, लेकिन प्रेसिडेंट ने वो डेलीगेट किसे कर दी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आपकी जिम्मेदारी है भाई इलेक्शन कराओ और इसकी रिपोर्ट मुझे देना। यूपीएससी ने पूरे साल में बहुत सारे एग्जाम कराए, एक एग्जाम उसने सिविल का कराया और कहा कि इतने बड़े क्राउड में से मैंने पीटी लिया, मेंस लिया, इंटरव्यू लिया और मुझे जो है ये 100 या 200 लोग ऐसे मिले जिसमें से कुछ को आईएएस, इतने लोगों को आईएएस मिल सकता है, इन्हें ट्रेनिंग देकर ऑफिसर बना देंगे, इतने लोगों को आईपीएस मिल सकता है। उसने ये अपनी रिपोर्ट बनाई और बनाने के बाद प्रेसिडेंट को दे दी, और प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है ज्वाइनिंग लेटर आपके पास जो कहाँ से आता है? सीधा प्रेसिडेंट से आता है। दूसरा एग्जाम्पल, जो स्टेट की बात करें तो आपके पास जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा कहाँ से आएगा? गवर्नर की ओर से आएगा, क्योंकि आप गवर्नर के सबऑर्डिनेट है। आईएएस कौन है? वो किसका सबऑर्डिनेट है? प्रेसिडेंट का। रेजिग्नेशन भी आप दोगे तो सीधा गवर्नर के नाम लिखा जाएगा, और जब आईएएस रेजिग्नेशन देता तो प्रेसिडेंट के नाम लिखा जाता है। समझिए इन चीजों को। आप किसी सीएम को नहीं लिख के देते हो रेजिग्नेशन अपना, प्रोविंशियल सर्विस के मान लीजिए आप सीईओ बन जाते हो तो रेजिग्नेशन लेटर किसके नाम लिखा जाएगा? गवर्नर ऑफ स्टेट के, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर वहीं से आया था आपका। ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये रिकमेंडेशन करेगा कि सर मैंने पीटी लिया, मेंस लिया, इंटरव्यू लिया, उसके बाद मुझे इतने लोग लगे कि जिसमें इन्हें हम इतने लोगों को सीईओ बना सकते हैं इस रैंक तक, और इतने लोगों को क्या बनाते हैं? डीवाईएसपी बना सकते हैं, इतने लोगों को ऑयलाइट सर्विस में दे सकते हैं, और प्लीज आप इन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दो। आपका सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। यूपीएससी और स्टेट कमीशन क्या करते हैं? आपका सिलेक्शन करते हैं, अपॉइंट नहीं करते हैं। अपॉइंट होते हैं आप गवर्नर ऑफ स्टेट से, मिलता है सबको अपॉइंट, ज्वाइनिंग लेटर आता है, सबका आता है, लेकिन सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट में फर्क है। सिलेक्शन किसने करा है? आपका कमीशन ने करा है, क्योंकि आपको आपने पीटी भी पास करा, मेंस भी करा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर दी उसकी, तो आप सिलेक्शन हो गया। अब वो अपनी रिपोर्ट किसे देगा? डीओपीटी को, ठीक है? सीधे प्रेसिडेंट के साइन होकर आएंगे, और उधर से आपके जो ज्वाइनिंग लेटर पाएंगे सीधे किसके आएंगे? गवर्नर ऑफ स्टेट के साइन आएंगे। आप इन बातों को यहाँ से समझिए। हाँ, प्रेसिडेंट पढ़ा है बेटा, अब सुनिए, प्रेसिडेंट पढ़ा है, लेकिन प्रेसिडेंट के काम क्या है? सारे काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर निकला हुआ है
तो उसमें देखेंगे आप महामहिम प्रेसिडेंट की ओर से, काम है पीडब्ल्यूडी का, लेकिन निकल का आया कहाँ से? प्रेसिडेंट की ओर से। क्योंकि सारे काम करने की जिम्मेदारी जो है किसकी है? प्रेसिडेंट की। काम करेगा कौन वो अलग बात है, वो अपॉइंट कर रहे हैं उन्हें। अब मैं समझ रहा हूँ बातें आपकी, आप थोड़ा सा और वेट करें, है ना? तो आप यूपीएससी का चेयरमैन है, समझिए बात, देखिए कोई टेंशन ना लीजिए, सिलो चलेंगे बिल्कुल। आर्टिकल 53 जो कहता है वो तो कहता ही है। तो अब देखिए अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? चेयरमैन का, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को। इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। जो अटॉर्नी जनरल, एजीआई बोलते हैं उसे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में, बताता रहूंगा मैं आपको, ऐसी बात ना, ठीक। आपने एक देखा होगा एससी एसटी कमीशन है, 338 एंड 338 ए, ये एससी है, ये एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। इसे अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं कि जो हमने एसटी को जो रिजर्वेशन दिया है, इसका काम क्या है कमीशन का? सुनिए, जो हमने एसटी को रिजर्वेशन दिया है, क्या उन लोगों को वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? कोई फीस तो नहीं ले रहा उनसे? गवर्नमेंट उनकी क्या क्या हेल्प कर रही है, इसकी रिपोर्ट मुझे देना है आपको। काम था प्रेसिडेंट का, लेकिन प्रेसिडेंट ने वो डेलीगेट किसे कर दिया? कमीशन को। कमीशन के चेयरमैन मेंबर को अपॉइंट किसने करा? प्रेसिडेंट ने। रिपोर्ट कौन लेगा उससे? प्रेसिडेंट। आप मेरी बात ऐसा समझिए, प्रेसिडेंट से नीचे हैं सब। अब पीएम को अपॉइंट किसने करा? प्रेसिडेंट। सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किसने करा? मिनिस्टर ने, सॉरी राष्ट्रपति ने। सब उसके सबऑर्डिनेट है, उससे ऊपर कोई नहीं है। वो हेड ऑफ स्टेट है, बेशक हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हेड ऑफ स्टेट है। वो राज्य का प्रमुख है, वो राज्य का मालिक है, वो बेशक सरकार का मालिक नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार का मालिक प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन प्रधानमंत्री को अपॉइंट करना भी किसका काम होता है? प्रेसिडेंट का होता है। और प्रेसिडेंट उनसे ये कहता है कि आपने जो भी वायदे लोगों से किए हैं इंडिया में, उन पर कानून बनाएंगे, उसकी जानकारी मुझे देंगे आप। मतलब एक तरह से फॉर्मल जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट। फॉर्मल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो क्या एग्जीक्यूटिव से मतलब आप समझे, काम करेगा कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट के पास उतने टाइम नहीं है। हाँ भाई, अब देखिए एग्जीक्यूटिव का एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया। एग्जीक्यूटिव अब मंडे से स्टार्ट होगा, लेकिन अब लेजिस्लेटिव में समझ लीजिए आप, है नहीं? तो पहला हेडिंग का मंडे से क्या रहेगा आपका? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जितने अपॉइंटमेंट है वो सब पढ़ाने हैं मुझे। जैसे स्टार्टिंग से ही करेंगे हम प्रधानमंत्री से, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जितने भी अपॉइंटमेंट है वो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लेजिस्लेटिव की बात समझिए, एक एक लाइन में काम समझने हैं ये सारे, एक एक लाइन में। तो काम क्या है भाई लेजिस्लेटिव में? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मंडे से आपको पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 53 चलेगा, एग्जीक्यूटिव पावर। अब जो लेजिस्लेटिव पावर है, देखिए लेजिस्लेटिव का क्या मतलब है बेटा? कानून बनाना, कानून ही तो है। लॉ बनाना, रूल बनाना, रेगुलेशन बनाना, कुल मिला के कानून बनाना, है नहीं? तो अब जब कानून बनाने की बात आती है
तो कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की। किसकी है बेटा? है पार्लियामेंट की नहीं? ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि काम करेगा कौन, कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के कितने हाउस? 2 हाउस, एक एलएस और एक आरएस। एलएस आरएस का मतलब समझ लिया करो आप, मैं लिख रहा हूँ इसे, लोकसभा और राज्यसभा। अब आप मेरी बात समझेंगे बेटा सारे लोग। मान लीजिए एक बिल आया, कानून बनाना है हमें ट्रिपल तलाक पे, ऐसा मान लें बाप। कानून किस पे बनाना है हमें? ट्रिपल तलाक पर। मोमडन लेडी के लिए, क्योंकि हमने वायदा किया था लोगों से कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस पे ये कानून बनाएंगे कि सोशल इनइक्वालिटी है ये, ठीक। एलएस ने पास कर दिया, आरएस ने भी पास कर दिया बिल को, तो ये बिल तो पास हो गया, लेकिन ये अभी लॉ नहीं बना। अब ये बिल कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे अपने साइन नहीं कर देंगे, इससे पहले वो एक्ट नहीं बनेगा। और जब वो एक्ट नहीं बनेगा तो इंडिया में उसे लागू या इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया जा सकता, वो बिल बन के रह गया। तो आप एक लाइन में मेरी बात समझें कि पार्लियामेंट द्वारा पास कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन नहीं कर दे। तो इसका मतलब है उसके पास ये पावर, लेजिस्लेटिव पावर भी है नहीं है उसके पास? हाँ भाई, ओ भाई, है? आपको दिख गई कि बिल पास होने से क्या हो रहा है? जब तक उसे हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते, इंडिया में लागू नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते? जब तक उस पर प्रेसिडेंट साइन नहीं कर दे। तो इसका मतलब बिल बिल कोई मायने नहीं रखता जब तक, तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव पावर भी है प्रेसिडेंट पे, तब तक इंडिया में कोई कानून बन ही नहीं सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन ना कर दे। तो वायदे करना हमारा बेकार ही है लोगों से। आप पहले ये बात समझे, पहला पॉइंट समझे कि लेजिस्लेटिव पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि वो तब तक कानून कोई बन ही नहीं सकता जब तक उसका साइन नहीं हो जाए किसी बिल पे। इसी का सेकंड पॉइंट समझाना, इसी का सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि पार्लियामेंट द्वारा पास कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक साइन नहीं करते, एक्ट नहीं हो सकता। और एक्ट नहीं बना तो उसका कोई इंप्लीमेंटेशन, कोई असर इंडिया में नहीं हो सकता। क्या लॉ बन जाए? लॉ एक्ट एक ही बात है, एक ही बात है, कानून बन जाएगा, इससे पहले नहीं बनेगा। चलिए इसका सेकंड पॉइंट, बिल होगा, बिल होगा, और बिल का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे बिल बहुत पड़े रहते हैं। आर्टिकल 123 ऐसे बिल बहुत पड़े रहते हैं। बड़ा सोच समझ के बनाई गई चीजें हैं यार, इसलिए आपको इनसे परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए अब हमारी बात समझिएगा, पढ़ाएंगे बहुत विधिवत आपको। मुझे कमेंट देखना होता है किसने क्या। चलिए एक बात समझिए बाप पूरी, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। क्यों? हो सकता है नहीं, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है बेटा इंडिया में
या इंडिया के किसी स्टेट में, जिससे हमें तुरंत एक कानून की जरूरत है, हमें एक कानून की जरूरत है, और पार्लियामेंट के सेशन को बुलाने में जितना समय लगेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सिचुएशन क्या ले जाएगी, विकराल रूप ले जाएगी या खतरनाक हो जाएगी। दोनों बातें समझिए, दोनों टर्म समझिए जो मैं कह रहा हूँ। पार्लियामेंट का कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, सेशन में होगा तभी तो कानून बनेगा, और जब है ही नहीं पार्लियामेंट, खाली पड़ी, लॉक लगाए, कानून कैसे बनेगा? ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि हमें तुरंत एक नए कानून की जरूरत है, और पार्लियामेंट के दोनों सेशन में लॉक लगाए। अब पार्लियामेंट के लोगों को लेटर भेजे कि भाई ऐसा ऐसा होगी, तुरंत लौटो। एक पड़ा अमेरिका में, एक ब्रिटेन में बैठा हुआ है एमपी, तो क्या करें? बैठे रहें हाथ पे हाथ धर के? नहीं। तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को एक ऑर्डिनेंस, सुना कभी? ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर देता है, जो एक तरह का कानून है। और ऑर्डिनेंस की वही असर और पावर होती है जो जैसे कि पार्लियामेंट ने पास करके भेजा हो कानून को। तो ये तो पूरा कानून बनाने का राइट ही है उनके पास। आप पहले मेरी पूरी बात समझ गए। एग्जीक्यूटिव में सारे काम वो करेगा, लेजिस्लेटिव में भी उसका अपना रोल है। कैसा रोल है? जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। पार्लियामेंट का कोई हाउस सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस इशू करेगा। कोई टेंशन थोड़ी हो रही है यार इसमें। अब आप लोगों को, आप मेरी तरफ ऐसे गुस्से में देख रहे हो सारे के सारे, क्यों भाई? गुस्से में ना देखो मेरी तरफ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही चीजें पढ़ानी है बस आगे तक। ये तो मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको कि लेजिस्लेटिव पावर है या नहीं है उसके पास है। जब तक साइन नहीं करेगा एक्ट नहीं बनेगा, और पार्लियामेंट का कोई हाउस सेशन में नहीं है, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे हमें तुरंत एक कानून की जरूरत पड़े, तो कानून कहां से बन पाए भाई? कानून बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन है हमारे पास? और वो है नहीं इस टाइम। और उसे अगर हम बुलाते हैं तो उस समय को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो उसमें समय लगेगा। बुला तो सकते हैं, पावर तो है हमारे पास बुलाने की, लेकिन इतना सिचुएशन जो है क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे? 1 2 3 प्रेसिडेंट एक क्या कर देंगे? ऑर्डिनेंस इशू करेंगे, जिसका असर और प्रभाव वही होगा जैसे कि वो एक पार्लियामेंट ने पास करके भेजा हो कानून को, और प्रेसिडेंट के साइन हो उस पर। हाँ भाई, मैं आगे चलूँ, थोड़ा सा जुडिशरी में समझा दूँ, ये दोनों बातें क्लियर होगी हमारे। समझ रहे हो ना हमारा रूट क्या है? अब हमारा जो नेक्स्ट रूट होगा क्या होगा? पहले एग्जीक्यूटिव होगा, फिर लेजिस्लेटिव होगा, फिर जुडिशरी होगा, फिर डिप्लोमेटिक होगा, फिर बजटिंग होगा, या जो भी होगा जितने मैंने लिखाए हैं, ठीक। ये पूरा डिफेंस होगा। आप पहले पूरी बात समझ रहे? ये हमारा रूट है, हमें कैसे चलना है? अब ऐसा चलना है, पहले एग्जीक्यूटिव फिर लेजिस्लेटिव। चलिए, मैंने आपको लेजिस्लेटिव के एग्जाम्पल बता दिए कि राष्ट्रपति के पास ये पावर भी है, तो राष्ट्रपति को इतने हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, भारत के सभी लोगों के राष्ट्रपति। अब चलिए जुडिशरी की बात करते हैं भाई। एक एक एग्जाम्पल देंगे, ज़्यादा टेंशन न लें आप। जुडिशरी क्या है बेटा? न्याय देना। और इसके लिए हमारे पास क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और सबसे ऊपर कौन है? तो फिर राष्ट्रपति कहां से ले आए बीच में? बात सही है ना हमारी? तो आर्टिकल 72 ये बात कहता है कि राष्ट्रपति के पास जुडिशरी पावर है। कैसा है भाई? भारत के किसी भी कोर्ट द्वारा दी गई डेथ पेनल्टी को, कौन सी पेनल्टी को बेटा? डेथ पेनल्टी को। सवाल ये है कि भाई अब आप मुझे ये बताएं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इस बात पर डिबेट हुई कि भाई आप ये बताओ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि डेथ पेनल्टी है क्योंकि इसने ऐसे काम किए हैं, तो फिर प्रेसिडेंट का क्या रोल रह गया इसमें? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दिमाग में दो बातें थी।
पहली बात ये थी कि ह्यूमन एरर, कौन सी? कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे अपनी फैमिली हो, चाहे वो कोई हमारी कंट्री हो, चाहे हमारा वो जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, ऐसा नहीं हो सकता जो मानवीय भूल ना करता हो। ह्यूमन एरर होती है या नहीं होती है? और जो नहीं करता वो भगवान होता है, यही तो होता है ना। इंसान तो गलती करेगा, तो ऐसा ना हो किसी इनोसेंट आदमी को उल्टे सीधे एलिगेशन लगाकर उसे डेथ पेनल्टी दिलवा दी हो, और जैसे ही उसे हमने हैंगिंग किया 2 घंटे के बाद पता चला वो तो इनोसेंट था यार, गलत फांसी दे दी हमने उसे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि उसे हम दोबारा दुनिया में ले आए, वो दुनिया ही छोड़ गया। तब ये कहा कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो ह्यूमन एरर से बाहर हो, इसलिए उस आदमी को एक अंतरिम अपील किसके पास कर सकता है? वो राष्ट्रपति के पास कर सकता है, क्योंकि हम कहते नहीं 100 निरपराधी छूट जाएं, लेकिन 100 अपराधी छूट जाएं, 100 क्रिमिनल छूट जाएं, लेकिन एक भी निरपराध को सजा नहीं हो जाए। आंखों से पट्टी बेशक बंधी है, लेकिन दिखता सब है। जुडिशरी को दिखता सब है, इसलिए ऐसा ना हो कोई गलत फैसला हमसे हो जाए। तो हमने कहा पहला राइट तो हो गया। दूसरा, पहला कॉज क्या था भाई? ह्यूमन एरर हो सकती है, इसलिए उसे अंतिम अपील का राइट दिया जाए, ठीक। दूसरा, संविधान सभा के लोगों के दिमाग में ये था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के दिमाग में ये था कि कुछ प्रोसीजरल भी चेक करा जाए, प्रोसीजर भी पूरा हुआ या नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ईटानगर में कोई क्राइम हुआ, तो ईटानगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए मामला? कहाँ जाना चाहिए? जाना चाहिए नहीं, ईटानगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। और जब क्यों जाएगा? क्योंकि उसके जुडिशक्शन एरिया में आता है वो, है नहीं। और आपने उसे बुला लिया सीधा दिल्ली, केस कहाँ चलना था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होगा ना, है ना। उसके बाद जो अंतिम अपील होती है आपकी कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। कहाँ? गुवाहाटी। अपना तो है नहीं, अरुणाचल प्रदेश का तो हाई कोर्ट है ही नहीं कोई भी, उसे कहाँ जाना पड़ेगा? उसके बाद कहाँ जाएगा वो? कहाँ है? दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है बेटा? दिल्ली, है नहीं है। अब मामला था ईटानगर कर, आपने बुला लिया सीधा गुवाहाटी, और गुवाहाटी से मंगा लिया दिल्ली, और कहा कि भी हम तुम्हारी तो बहुत तलाश में थे बेटा, आज आए हो, ठीक, चलो भाई डेथ पेनल्टी हो गई इनकी। तो ये जो प्रोसीजर है इसका वायलेंस तो करते हुए नहीं पहुंचे आप। पहले मुकदमा यहाँ चलना चाहिए था, उसके बाद उसकी अपील कहाँ होती? यहाँ होती, उसके बाद यहाँ होती। आपने यहाँ से सीधा गुवाहाटी मंगा लिया, और गुवाहाटी वालों ने दिल्ली वालों से, गुवाहाटी वालों से दिल्ली से मंगा लिया, यहाँ ले आओ भाई, और 4 घंटे में आपने फैसला कर दिया। भाई जो आदमी दुनिया छोड़ के जा रहा है, क्या उसके पास उतने राइट तो होने चाहिए कि अपने आप को बचाव करे वो हर जगह जाके? तो ऐसा तो नहीं आपने कोई प्रोसीजरल गलती करी हो जुडिशरी ने। प्रोसीजर क्या है? पहले पुलिस अरेस्ट करेगी, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा, फिर उसे जेल भेजा जाएगा, और फिर चार्जशीट दाखिल करी जाएगी, और एविडेंस जुटाने पड़ेंगे कि क्राइम इस आदमी ने किया था वो, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दी भाई हम तो इसे डेथ पेनल्टी दे दी, सीधा उन्होंने कहाँ भेज दिया? गुवाहाटी भेज दिया, भाई जाओ अपील कर लो, हाई कोर्ट अगर आपको बचा दे तो। हाई कोर्ट तक पहुंचे, उसने भी डेथ पेनल्टी दे दी। ये प्रोसीजर पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा नहीं, पूरे चैनल चल रहे हम लोग। ऐसा तो नहीं किसी चैनल का वायलेंस किया हो आपने, और इंटेंशनली आपने किसी को डेथ पेनल्टी दी हो कि बेटा आ जाओ, तुम्हारी तलाश में तो हम बहुत दिनों से थे,
ठीक है, हम तो चाहते थे कि तुम क्राइम करो और सीधे आ जाओ हमारे पास और हम बिना सोचे समझे आपको डेथ पेनल्टी देंगे। तो ऐसा तो नहीं कोई प्रोसीजरल गलती करी हो। तो आप पहले मेरी बात समझ गए। जैसे ही ये अपील राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति इस पर कुछ कदम उठाएंगे। जब मैं आर्टिकल 72 पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा। तो आप ये देखेंगे कि क्या हमारे प्रेसिडेंट के पास जुडिशरी पावर है या नहीं है। है? भारत के किसी भी कोर्ट द्वारा दी गई डेथ पेनल्टी को माफ कर दे, पार्डन कर दे, क्षमा कर दे, इनोसेंट बना दे, सीधा गंगा जी में डुबकी लगा के बाहर निकाल दे कि भाई आपने कोई पाप नहीं किया, आप बड़े आदमी। क्या हमारी बात समझ में आई? जुडिशरी पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है कुछ मामलों में। जैसे आज भी मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी, टाइम क्या है? ओए टाइम तो हो ही गया। बहुत मेरे एरिया की कहानी है खुद के। 2007 की बात है। आज भी डेथ पेनल्टी प्रेसिडेंट के पास पड़ी हुई है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। एक लड़की थी, घर में एक नौकर था, फैमिली वेल मेंटेन्ड थी, मोमडन नहीं थे। दोनों उनकी आंखें चार हो गई, लड़के और लड़की की, उस बेटी की जो उस घर की बेटी थी, उस नौकर की। इन लोगों ने सोचा कि अब सारे लोगों को मार दो, उसके बाद सीधे प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। इन लोगों ने रात में उसे कुछ दूध में दिया। यहाँ तक कि एक नहीं, 1 वर्ष का बच्चा था, यानी कि भाई का लड़का, क्या बोलते हैं उसे, नेफ्यू था ना, भतीजा। आपके यहाँ भी शायद नेफ्यू बोलते होंगे भाई के बच्चा अगर है तो। सेवन मर्डर इंक्लूड वो 1 साल का बच्चा। क्या करा जाए इस आदमी का? और शोर मचा दिया, साहब चोर आ गए थे, ये हुआ वो। अब आपका और हमारा दिमाग तो अलग काम करेगा ही। वहां जाके बोले तुझे कैसे छोड़ गए चोर, ये नहीं मारा, ठीक? तो ऐसे आदमी को क्या होना चाहिए? डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। वो लगी हुई है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी भी वो प्रेसिडेंट के पास है। तो आप पहले मेरी बात समझ गए। तो ऐसे आदमी को क्या डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। ऐसे मतलब आप ये समझ लो, उस एरिया में 1 हफ्ते तक खाना नहीं बना था किसी के, इतना बवाल था। मतलब आप सोचो कि अबे अगर आपको यही काम था तो भाग जाते आप लोग, या मम्मी पापा से बात करते, जो भी करते। लेकिन आपने, बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी वो। तो ऐसी अगर कोई घटना हुई है तो फिर, और हाँ, अब वो रोते हैं। अब मैंने कहा हमारा शरीयत लॉ तो है नहीं, पढ़ाएंगे जब लॉ पढ़ाएंगे तो शरीयत लॉ तो है नहीं जो माफ़ कर दे। वो तो रूल ऑफ लॉ है, वो तो माफ़ करता नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे किसके साथ? एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के तक आ गए हम। एक एक लाइन में डिप्लोमेटिक और डिफेंसिव बताऊंगा, फिर अपने जुडिशरी में क्या पढ़ेंगे हम? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53। ठीक है।